हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज 20 मार्च 2023 को राजस्थान बोर्ड अजमेर का जो 12th क्लास का फिजिक्स का पेपर लगा था उसके सॉल्यूशंस लेकर हम आए हैं। तो सॉल्यूशंस देखते हैं इसके क्वेश्चंस हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन था मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होगा या एसआई मान क्या होगा। तो एसआई मात्रक तो बच्चों ये है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2, या फिर इसका जो सीधा मान है ये याद ही होगा 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। तो इसका आंसर था बच्चों ये वो था से। दूसरा अपना क्वेश्चन था बच्चों रंग सूचक प्रतिरोधक में प्रतिशत सहायता होगी। प्रतिशत सहायता हम निकालते हैं बच्चों चौथी पट्टी की, और चौथी पट्टी है अपनी सुनहरी, और सुनहरी पट्टी के लिए सहायता प्रतिशत होता है बच्चों 5%, है ना। और चांदी के लिए होता है 10% और रंगीन के लिए होता है 20%। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना सुनहरा। फिर तीसरा क्वेश्चन बच्चों हमसे पूछा गया है 1 नंबर का कि क्यूरी ताप कितना होता है लोहे के लिए। तो लोहे के लिए बच्चों ये तो सीधा ही याद रखने वाली बात थी, 1043 केल्विन क्यूरी ताप होता है लोहे के लिए। ये 3 क्वेश्चन बहुत इजी पूछे गए थे। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है चौथा बच्चों पूछा गया है प्रत्यावर्ती धारा 200 साइन 60 पाई टी प्लस पाई बाई 6। तो बच्चों ये एक समीकरण से तुलना जब इसकी करेंगे हम, तो समीकरण होता है हमारा आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहां पर जो ओमेगा का मान है, वो बच्चों दे रखा है ओमेगा बराबर 60 पाई, और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम 2 पाई एफ। ये कितना दे रखा है 60 पाई, पाई से पाई को काटेंगे तो 2f इज इक्वल टू 60 और f इज इक्वल टू 30। तो हमें जो आवृत्ति पूछी थी बच्चों, वो पूछी थी कि आवृत्ति का मान बताइए, विद्युत धारा की आवृत्ति का मान बताइए। तो हम इसका आंसर करेंगे 30 हर्ट्ज। तो ये हमारा 30 हर्ट्ज इसका आंसर आ गया बच्चों। ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। अगला हमसे पूछा गया है एफएम प्रसारण के लिए संचार आवृत्ति बैंड प्रयास है। बच्चों एफएम तो हम सभी सुनते हैं, और एफएम के अंदर हम बहुत सारे चैनल सुनते हैं। 91.1 कौन सा रेडियो सिटी, 93.5 रेड एफएम। तो वो 91 से स्टार्ट होकर 108 आकाशवाणी तक जाते हैं। तो 91 और 108 ये जो रेंज है ये आती है अपनी 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, इसकी क्षमता 2.5 डायोप्टर है। उत्तल लेंस की समता का जो मात्रक होता है P इज इक्वल टू 1/f होता है, P इज इक्वल टू 1/f होता है बच्चों। और यहां से हम देखेंगे कि हमें समता का मान दे रखा है, तो F इज इक्वल टू 1/P 1/2 डायोप्टर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 0.4 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर था बच्चों ये आया था 40 सेंटीमीटर। जिसने भी 40 सेंटीमीटर किया है उसका ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद में अपना है 4 पाई कलांतर के तुल्य पथांतर होगा। 4 पाई कलांतर के तुल्य पथांतर होगा। तो बच्चों तुल्य पथांतर होगा, एक सूत्र याद करो, कलांतर के बराबर क्या था k डेल्टा x। ये एक सूत्र था जहां पर ये था हमारा कलांतर और डेल्टा x था हमारा पथांतर। तो बच्चों देखेंगे क्या हम कि फाई का मान हमें कितना दे रखा है 4 पाई। तो यहां पे हम 4 पाई रखेंगे, और k का मान होता है 2 पाई बाई लैम्डा, और ये हमें ज्ञात करना है डेल्टा x। 4 पाई से क्या कट गया, पाई 2 से क्या कट गया 4, तो इधर 2 लैम्डा आ जाएगा अपना डेल्टा x का मान। इसका 2 लैम्डा आ जाएगा बच्चों। 2 लैम्डा देखो किधर है, ये रहा। इसका जो बी आंसर हो जाएगा 4 पाई कलांतर के तुल्य पथांतर कितना हो जाएगा 2 लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन के संबंध दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों याद होगा दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा होता है, वो होता है 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रम। इसका हम देखें तो 12.27 वोल्ट का मान दे रखा है 100 वोल्टेज एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। तो बच्चों हम देखते हैं 100 को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10, और गुणा में है 10 की घात माइनस 10 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.227 इंटू 10 की घात माइनस 10। हमारे आंसर जो बच्चों दे रखा है नैनोमीटर में, नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की घात माइनस 9 मीटर। इसको हम बहुत सिंपली चेंज कर सकते हैं 227 इंटू 10 पावर माइनस 9 इंटू 10 पावर माइनस 1। तो बच्चों माइनस 9 तो हमारे काम का है, और माइनस 9 का मतलब तो नैनोमीटर हो गया, और 10 की घात माइनस 1 का मतलब हो गया 10 का हमें भाग देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1227 इंटू 10 की घात माइनस 9
या फिर नैनोमीटर, तो 0.122 नैनोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ये भी काफी इजी था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए हुए परिपथ में निर्गम y क्या होगा? निर्गम y क्या होगा? तो बच्चों हम देखते हैं कि ये एक नैंड गेट है, ये एक नैंड गेट है, सेम ये भी नैंड गेट है और वो भी नैंड गेट है, जो कि नॉट और एंड गेट से मिलकर के बना हुआ है। तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर जो ए निवेशी है वो यहां पे आके हो जाएगा बच्चों ए बार, और ये भी क्या हो जाएगा ए बार, ये दोनों बी बार, सॉरी यहां पे ये हो जाएगा बी बार, और बी बार और ए बार यहां पे हमारे लिए इसके लिए काम करेंगे, इस नैंड गेट के लिए काम करेंगे निवेशी का, यानी कि इसका ए और इसका बी बन जाएंगे ये। और नैंड गेट से जब एंड गेट से बाहर निकलेंगे तो बच्चों यहाँ पे निकलता है ए बार डॉट बी बार, और नॉट गेट से बाहर निकलेंगे तो इनका दोनों का बार हो जाएगा, और दोनों का बार होने की कंडीशन में यहाँ पर एक बूलियन व्यंजक बनता है ए प्लस बी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए प्लस बी, ये रहा ए इसका आंसर हो जाएगा। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे अभ्यासद है, खालिस्तान है, एक समान आवेशित गोलीय खोल, आवेशित गोलीय खोल के कारण उसके भीतर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र होता है। आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण उसके भीतर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र होता है। बच्चों आवेशित गोलीय खोल के कारण उसके अंदर आवेश होता ही नहीं है, उसको दिया गया सारा आवेश, उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, इसीलिए अंदर जो है विद्युत क्षेत्र का मान सभी बिंदुओं पर क्या रहता है? 0 रहता है। अंदर जो है विद्युत क्षेत्र का मान सभी बिंदुओं पर 0 रहता है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता, अर्धचालकों में क्या होता है? अर्धचालकों में चालकता ताप पर डिपेंड करती है। ताप बढ़ाने से क्या बढ़ जाती है बच्चों? चालकता बढ़ जाती है। तो चालकता बढ़ेगी, इसका मतलब है कि प्रतिरोधकता घट जाएगी। प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि होने पर घट जाती है। दो समान दिशा में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं के चालकों के मध्य बल, बच्चों ये हमने पढ़ा हुआ था, अगर जब दोनों ही धाराएं I1 और I2 दोनों ही एक ही दिशा में प्रवाहित हो तो यहां पर ये एक दूसरे पर बल लगा रही थी, ये एक दूसरे पर बल लगाती है, और बल तभी लगाती है जब दोनों के मध्य कौन सा बल कार्यरत हो? प्रतिकर्षण बल कार्यरत हो। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत अच्छा इसका आंसर हो जाएगा प्रतिकर्षण बल। प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश का, बच्चों प्राथमिक इंद्रधनुष जब बनता है तो प्रकाश की किरण इसके अंदर पहले एंटर होती है, एंटर होने के बाद में इसका पूर्णांतरिक परावर्तन होता है और फिर बाहर निकलती है। तो एक बार यहां पर एंटर हो गई, एक बार यहां से बाहर निकल गई, तो दो बार तो क्या होगा? दो बार तो अपवर्तन यानी कि द्वि अपवर्तन, और एक बार होता है अपना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। दो बार इसके खालिस्तान में तुम क्या भरोगे? दो बार तो अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए इस बार। तीसरा क्वेश्चन अपना, एकल धनावेश Q बड़ा है 0 से, यानी कि धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम बाहर की ओर निकलती हुई दर्शा सकते हैं। त्रिज्यता बाहर की ओर, यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। और यहां पे पूछा गया बच्चा, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके एक्स पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। एक्स पर स्थित विद्युत द्विध्रुव की दिशा -Q से +Q की ओर होती है, और उसके अक्ष पर स्थित, मान लो कि यहां पर P बिंदु पर स्थित किसी आवेश बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र का मान, यहां पर जो E का मान होता है बच्चों, वो मान होता है 1/4πε0 2p/r³। अगर इसको हम वेक्टर में लिखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा 2kp/r³। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चा, कोई डेरिवेशन नहीं पूछी है, सीधा एक नंबर में सिर्फ व्यंजक लिखना था यहाँ पे। कितना अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है बच्चों, स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की दो विशेषताएं बताइए। स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि उस पदार्थ की धारणशीलता अधिक होनी चाहिए। पहली कंडीशन है धारणशीलता अधिक हो, धारणशीलता अधिक हो, और दूसरी कंडीशन है कि उसके अंदर जो है हानि नहीं होनी चाहिए, फ्लक्स की हानि नहीं होनी चाहिए, फ्लक्स हानि या शैथिल्य हानि नहीं होनी चाहिए। तो ये इसकी दो कंडीशन हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन था बच्चों अपना, निम्न में से दो अनुचुंबकीय पदार्थ छाटिए। अनुचुंबकीय पदार्थ उन्हें कहते हैं बच्चों जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दो सीधे सीधे छाट लो, एक तो सोडियम में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल्यूमिनियम में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये दोनों ही अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे अपने। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था हमें, निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगे। बच्चों जब सूक्ष्म तरंगे तुमने पढ़ी होगी तो सूक्ष्म तरंगों के अंदर पढ़ा होगा कि ये तरंगे कैसे उत्पन्न होती है, तो ये उत्पन्न होती है निर्वात नलिका या कैथोड नलिका द्वारा, और कैथोड नलिका मैग्नेट्रॉन द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, अगर तरंगे पढ़ के गए होंगे तो आराम से कर पाएंगे होंगे। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों ये तुम्हें पूछ लिया गया 10वीं कक्षा का सवाल। 28 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, फोकस दूरी ज्ञात करने के, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, 28/2 करेंगे आ जाएगा अपना 14 सेंटीमीटर। काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है बच्चों, फ्रेनेल दूरी, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य और द्वारक की साइज में एक संबंध होता है बच्चों, जेड बराबर है a² बटे लैम्डा, जेड बराबर है a² बटे लैम्डा, जहां पर a क्या है, a है द्वारक की साइज और लैम्डा है अपना तरंगदैर्ध्य और जेड क्या है अपना फ्रेनेल दूरी। तो बच्चों ये संबंध लिख के आना था बस, और 1 नंबर मिल जाना था। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है हमें, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक और अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के नाम लिखिए। तो बच्चों पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं होल, बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं होल और अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, बहुसंख्यक आवेशवाहक होल और अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन। अगला अपना क्वेश्चन है बच्चों, हमें दिया गया है आवेश का मान 2 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश के कारण इससे 9 × 10⁻⁴ मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का परिकलन कीजिए। विद्युत विभव का सूत्र हमें पता होना चाहिए बच्चों, क्या होता है 1/4πε0 Q/R। तो यहाँ पे हम विभव निकालेंगे, इसका मान होता है बच्चों 9 × 10⁻⁹ प्लस 9, 9 × 10⁹ और आवेश का मान दे रखा है बच्चों में 2 × 10⁻⁹ और दूरी का मान क्या दे रखा है 9 × 10⁻⁴। तो बच्चों हम देखते हैं 9 से 9 कट गया, 10 की घात ये से ये कट गया और 2 ऊपर रह गया है। v का मान यदि हम निकाले तो 2 × 10⁻⁴ प्लस 4, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 20,000 वोल्ट। विभव का जो मान आ जाएगा 20,000 वोल्ट आ जाएगा। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, और वो भी 1.5 नंबर का, इतना छोटा सा सॉल्यूशन 1.5 नंबर का। 3 बिंदु आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तीन आवेश हमें लेने थे, तीनों आवेश थे हमारे Q1, Q2 और Q3। इनके बीच की दूरी थी R12 और ये थी R23 और ये थी R31। ये इनके स्थिति सदिश थे बच्चों। और हमने क्या देखा था कि Q1 को लाने में किया गया कार्य W1 0 था और Q2 को लाने में किया गया कार्य 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 था। ये इन दोनों को लाने में था। और तीसरा कार्य था Q3 को लाने में, और Q3 को लाने में किया गया कार्य Q1 और Q2 दोनों के साथ ही था। तो इसका सॉल्यूशन बच्चों क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 और प्लस में एक और था 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R23। और ये सभी किया गया कार्य इनकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया था। इन सबको जोड़ना था, एक व्यंजक प्राप्त करना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी 1.5 नंबर में। एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है बच्चों, किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा जो है 5 एम्पियर से 1 एम्पियर तक गिर जाती है। यानी कि जो धारा का मान है, यदि पहले तो हम देखते हैं गिर जाती है, यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्व प्रेरकत्व का आकलन कीजिए। बच्चों एक सूत्र होता है phi बराबर L di/dt, और यहाँ पे di है कि हमारी 5 एम्पियर वाली धारा थी वो 1 एम्पियर तक गिर गई है। तो यानी कि di में जो परिवर्तन आ गया है वो आ गया है 4 एम्पियर, और dt
dt की बात करें तो ये अपना पहले ही दे रखा है 0.1 सेकेंड। और बच्चों यहाँ पर विद्युत वाहक बल का मान कितना दे रखा है 200 वोल्ट। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान दे रखा है 200 वोल्ट। तो हम इन सब के वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और हम L का मान निकालेंगे L, और यहाँ पे मेरा DI हो जाएगा 4 एम्पियर यानी कि 4, और नीचे आ जाएगा 0.1। और L बराबर क्या मिलता है बच्चों मेरे को 200 गुणा 0.1/4, ये हो जाएगा 20/4 यानी कि 5, और मात्रक होता है हेनरी, तो 5 हेनरी बच्चों। L बराबर 5 हेनरी। स्व प्रेरकत्व गुणांक मेरा आ जाएगा 5 हेनरी। काफी अच्छा क्वेश्चन था, छोटी सी कैलकुलेशन थी, वो भी 1.5 नंबर में है। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, इजी इजी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए कथन लिखिए फैराडे का नियम। जो फैराडे के 2 नियम थे, और दूसरा नियम तो यही है कि किसी प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान इसके समानुपाती होता है, प्रेरित धारा के समानुपाती होता है ना। फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। वही था लेंज का नियम, और लेंज का नियम क्या बताता है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा या उसमें प्रेरित धारा की दिशा को बताता है लेंज का नियम। दोनों नियमों को बताना था, दोनों नियमों के कथन लिखने थे। शक्ति गुणांक का मान निम्नलिखित परिपथों के लिए ज्ञात कीजिए। शुद्ध धारितीय परिपथ, शुद्ध धारितीय परिपथ के लिए 0 होता है शक्ति गुणांक का मान, और LCR अनुनादी परिपथ के लिए 1 होता है। पिछले वीडियोज में करवा चुका हूं बच्चों में इसको। शुद्ध धारितीय परिपथ के लिए 0 होता है, LCR के लिए 1 होता है। अच्छा, ट्रांसफार्मर में होने वाली 3 ऊर्जा क्षय हानियों का उल्लेख कीजिए, इन्हें कैसे कम किया जा सकता है। 3 ऊर्जा हानियां ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियां, एक तो बच्चों ताम्र हानि हो जाएगी, एक शैथिल्य हानि हो जाएगी, एक फ्लक्स क्षरण हो जाएगा। तो इनको कम कैसे कर सकते हैं हम ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को द्वितीयक कुंडली को प्राथमिक कुंडली के ऊपर लपेटकर फ्लक्स क्षरण की हानि को रोक सकते हैं, या फिर इसको क्षय को भी रोक सकते हैं, या फिर फेरों की संख्या बढ़ा करके हम फ्लक्स परिवर्तन का मान ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर की दक्षता में वृद्धि हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों अपना, प्रकाश विद्युत प्रभाव में निम्न को परिभाषित कीजिए। कार्यफलन किसे कहते हैं। कार्यफलन किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। और निरोधी विभव किसे कहते हैं, किसी भी प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर एनोड प्लेट का कैथोड प्लेट के सापेक्ष वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाए निरोधी विभव कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है बच्चों अपना 11वां क्वेश्चन कि सीजियम धातु का कार्यफलन कितना है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो देली आवर्ती हर्ट्ज में ज्ञात कीजिए। बच्चों फाई का जो मान होता है वो होता है S म्यू नॉट, और हम सभी जानते हैं H बराबर क्या होता है 6.62 इंटू 10 की घात -34 जूल सेकेंड। और इसका मान हमें दे रखा है, देली आवर्ती का मान तो हमें ज्ञात करना है, फाई का मान हमें दे रखा है कार्यफलन का, फाई नोट का हमें मान दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको वोल्ट में बदलेंगे तो 2.14 इंटू 1.6 गुना 10 की घात -19 जूल, ये जूल में बदल जाएगा बच्चों गुणा करते ही, इस वैल्यू से गुणा करते ही जूल में बदल जाएगा ये। तो हम चेक करते हैं, यहाँ पे हमें म्यू नोट का मान निकालना है, ये क्या होता है फाई नोट बटे H। फाई नोट का मान रखते हैं बच्चों यहाँ से 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और ये यहाँ पे मिल जाएगा हमें H का मान है 6.62 इंटू 10 की घात -34। तो बच्चों यहां से हमें मिलेगा जूल, और यहां पे है हमारे पास जूल पर सेकंड, यहां तो हमें मिलेगा जूल, और यहां पे है जूल सेकंड, जूल से जूल कट जाएगा। यहां पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी पर सेकंड में, और पर सेकंड को हम हर्ट्ज बोल सकते हैं। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। तो पर सेकंड को हम हर्ट्ज बोल सकते हैं। यहां से ये पावर कट जाएगी, -34 से 10 की घात +15 बच जाएगी यहाँ पे, और इनका भाग देख लेना, ये सीधा सा मान निकल जाएगा इसका, ये कैलकुलेशन कर लेना छोटी सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम ऊर्जा अवस्था में कुल ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस दशा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर तुम्हें संबंध पता होगा तो हमें दे रखा है कुल ऊर्जा दे रखा है, हमें एनर्जी का मान दे रखा है, एनर्जी का मान दे रखा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो हमें दिया हुआ है।
अगर मैं गतिज ऊर्जा की बात करूं, गतिज ऊर्जा की बात करूं, गतिज ऊर्जा को बोलता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो ये ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, यानी कि गतिज ऊर्जा मेरी हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कुल ऊर्जा थी, अगर मैं गतिज ऊर्जा की बात करूं तो ये हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बच्चों स्थितिज ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा की 2 गुनी। संबंध जाके देख लेना, 2 गुनी मतलब 2 गुणा 13.6, कुल ऊर्जा की 2 गुनी 13.6, तो ये हो जाएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका ये आंसर आ जाएगा बच्चों, कुल ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के। स्थितिज ऊर्जा तो आ जाएगी -27.2 और गतिज ऊर्जा आ जाएगी अपनी प्लस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12 क्वेश्चन हो गए बच्चों। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की 2 कमियां। पहली कमी ये परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया, दूसरा हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा पाया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस श्रेणी का नाम जो कि कौन से क्षेत्र में पड़ती है, दृश्य क्षेत्र में। तो बच्चों यहां पे देख लो, लाइमन श्रेणी पड़ती है पराबैंगनी क्षेत्र में, लाइमन श्रेणी पड़ती है पराबैंगनी क्षेत्र में, और बामर श्रेणी पड़ती है दृश्य क्षेत्र में। ये याद होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है बच्चों, रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम लिखिए और रेडियो एक्टिव तत्व के लिए 0.693 प्रति मिनट है, इसकी अर्धायु काल का मान मिनट में ज्ञात कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, किताब का ही क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, 1.5 नंबर का करके आए होंगे, क्षयता का नियम भी लिख के आए होंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों अपना, नाभिकीय संलयन की परिभाषा बता दी होगी। सूर्य और तारों पर नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय विखंडन की परिभाषा भी बता दी होगी। नाभिकीय विखंडन, जब एक भारी नाभिक टूट करके 2 हल्के नाभिक बनाता है तो नाभिकीय विखंडन, यूरेनियम विखंडन के बारे में। द्रव्यमान क्षति, न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान उनके संयुक्त द्रव्यमान की तुलना में थोड़ा सा क्या होता है, कम प्राप्त होता है, द्रव्यमान क्षति। फिर बड़े क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। व्हीटस्टोन सेतु के लिए, व्हीटस्टोन सेतु का चित्र बनाकर शून्य विक्षेप के लिए प्रतिबंध। शून्य विक्षेप के लिए बच्चों लिखा होगा यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर की धारा है वो 0 हो गई होगी, और ये संबंध तुम निकाल के आए होंगे। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। एम्पियर का परिपथ की नियम, BDL बराबर क्या था, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन म्यू नॉट और परिपथ में कुल धारा का गुणनफल के बराबर होता है। और इसके अलावा बच्चों परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल के आए होंगे, म्यू नॉट NI, और n बराबर था N/L। तो यहां से ये निकाल के आए होंगे म्यू नॉट N/L I। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था 3 नंबर में। व्यतिकरण फ्रिंज रूप के ये यंग का द्विस्लिट प्रयोग का आवश्यक चित्र बनाना था और फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक व्युत्पन्न करना था। बच्चों फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक, फ्रिंज चौड़ाई जो थी xn बराबर लैम्डा d/d, ये व्यंजक व्युत्पन्न करना था दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के लिए। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है बच्चों 19वां और 20वां, अवतल दर्पण के लिए। यहाँ से दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हैं। अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध, UVF में संबंध बच्चों यही था 1/f = 1/v + 1/u। ये दर्पणों में संबंध था, इसको व्युत्पन्न करना था। साथ ही अगर ये नहीं था तो प्रिज्म वाला करना था, अपवर्तनांक वाला, इस संबंध को निगमित करके आना था, है ना। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत आगे तक करके आए होंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन था। एक अपना क्वेश्चन था दिष्टकरण किसे कहते हैं, दिष्टकरण किसे कहते हैं। दिष्टकरण एक प्रोसेस है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। अर्ध तरंग दिष्टकारी पिछले साल 2022 वाले बोर्ड पेपर में आ चुका है। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए परिपथ चित्र बनाया होगा। इसके अंदर हम 2 डायोड लगाते हैं जिनके नाम क्रमशः D1 तथा D2 होते हैं, और साथ ही इसमें पूर्ण तरंग का दिष्टकरण हो जाता है, जो कि तुम करके आए होंगे बच्चों। इसके अंदर जो हमारी प्रत्यावर्ती तरंग होती है इसका तुमने किया ही होगा। ये D1 के कारण होता है, ये D2 के कारण होता है, वापस ये D1 के कारण और ये D2 के कारण, और इसीलिए इसको पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। और इसके अंदर कुछ पूछा था, बस यही पूछा था, ये हमारी निवेशी थी,
और ये हमारी निर्गत थी। तो बच्चों बहुत अच्छा पेपर आया था और काफ़ी अच्छे नंबर आप प्राप्त करोगे यहाँ से, और मैं आशा करता हूँ आप ऐसे करके आए होंगे और भगवान आपको आपकी मेहनत का उचित फल दे। हम प्रार्थना करते हैं कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़े और ऐसे छोटे छोटे पेपर्स आप हमेशा करते रहें। थैंक यू सो मच।